नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ 2 को हल करेंगे। पाठ का नाम है पूर्ण संख्याएं। हमने पिछला यानी पाठ 1 हल कर लिया था। अगर अभी तक आपने हल नहीं किया है तो पहले उस पाठ को हल कर लीजिएगा। अभ्यास में पहुंचने से पहले जैसा कि हम लोग सबसे पहले जो अभ्यास में महत्वपूर्ण सूत्र यूज होने वाले हैं उन सभी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले उन्हीं के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग किए गए हैं। अगर उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं तो अभ्यास के प्रश्नों को, उदाहरण के प्रश्नों को और प्रयास कीजिए के प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे नियम लगते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पाठ का नाम है पूर्ण संख्याएं, इसके पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जानना है पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पढ़ना हमें पूर्ण संख्या के बारे में है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2, ठीक है, 3, 4 इस तरह की जो संख्याएं थी वो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती थी। तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्ण संख्याओं की। तो जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक। इसी में हम शामिल कर लें जीरो को, यानी जीरो भी इसमें शामिल हो जाए तो अब हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो इन संख्याओं को अब हम कौन सी संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो एक लाइन में उत्तर क्या होगा? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अगर पूछा जाए केवल प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 या इस तरह से आगे की जो संख्याएं या संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। आशा है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमें और क्या समझना है इसमें। इसके बाद आ जाता है कि जो अभी हमने उनके बारे में पढ़ा कि कौन सी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक, तो उसी पर से कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। तो हमने पूर्ण संख्या कहाँ शुरू किया था? 0, 1, 2, 3। क्या जीरो के पहले कोई संख्या थी? नहीं थी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो गई? शून्य। तो यह आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, अगला क्या हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं, अगर आपके मन में कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी, तो क्या उससे आगे की संख्या संभव नहीं है? जरूर संभव है। आप उसमें 1 जोड़ दो, अगली संख्या मिल जाएगी। तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब आगे इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे पूर्ण संख्याओं को। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे संख्या रेखा क्या होती है। तो एक जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, ऐसी लाइन को हम कौन सी लाइन कहते हैं? संख्या रेखा। अगर इस पर हम संख्याओं को दर्शाएं तो कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ इस लाइन का इधर वाला जो पक्ष है, ठीक है, यह है हमारा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और यह है हमारा दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। दाएं तरफ जाएंगे जब भी आप तो हमेशा प्लस में जाएंगे, बाएं तरफ आएंगे तो माइनस में। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं तो हमारी 0 से शुरू होती हैं। तो बस
संख्या रेखा पर हम कहाँ से प्रदर्शित करना शुरू करते हैं? 0 से। इनके बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए, इंची की सहायता से आप नाप सकते हैं। तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2, 3, इस तरह से। अब यह हमारी जो लाइन कहलाएगी, यह जो पूरी लाइन है, यह लाइन हमारी कैसी लाइन है? संख्या रेखा या नंबर लाइन है। और नंबर लाइन पर जब आप दाएं तरफ जाते रहोगे तो हमेशा मान क्या होता है? प्लस होता है, यानी बढ़ता जाता है। और जब इधर आओगे तो क्या होता है? घटता जाता है। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको पेज नंबर 14 मिल जाएगा। पेज नंबर 14 पे आपको प्रयास कीजिए है। तो देखिए नियम हमने आपको बता दिया, चाहें तो आप प्रयास कीजिए, अपने से लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहें तो भी हम उसको बता रहे हैं, ठीक है? एक बार देख लीजिए। ठीक, तो पेज नंबर 14 का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न इसमें था कि नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदु ए, बी, सी तथा डी द्वारा कौन सी पूर्ण संख्याएं निरूपित की जाएंगी। आपको इस तरह से एक फिगर दे दिया था, सीधी लाइन थी, ठीक है? यहाँ पर 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद यहीं बीच में ए खाली कर दिया है, यहाँ पर 4 कर दिया है, यहाँ पर बी खाली, यहाँ पे सी खाली और यहाँ पर डी। तो पूछा है कि ये जो ए, बी, सी और डी की वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, सिंपल है। संख्या रेखा पर गैप बराबर का रहता है, अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, यह रहा 0, 0 के बाद आ गया 1, 1 के बाद क्या आ गया? 2, 2 से जितना 1 और 2 के बीच की दूरी थी उतना ही तो 2 और 1 के बीच की दूरी है। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। 3 के बाद यहाँ पर आ ही गया है 4, 4 के बाद है b, लेकिन 4 के बाद क्या आता है? 5। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 5। b के बाद है c, c की वैल्यू 5 के बाद क्या आता है? 6। तो c की वैल्यू क्या हो गई? 6। c के बाद एक गैप है, तो c की वैल्यू 6 थी, तो ये जो गैप है इसका मान कितना हो जाएगा? 7। और इस गैप के बाद अगले पर आएंगे यानी डी पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो सबका निकल गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 के बाद 5 आता है, 5। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 के बाद 6 आता है, 6। d की वैल्यू क्या होती है? 6 के बाद गैप था और फिर d था तो 8। ठीक है, आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या रहेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम केवल इसी एक प्रश्न का एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर पूछ लेता है कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है, तो क्या 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती? आप फटाक से नहीं कह देते हाँ भैया 1 में से 1 गया, आ गया 0, लेकिन आपने पढ़ा था 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्राकृतिक रहता तो इसका उत्तर आपका यह गलत हो जाता। लेकिन हाँ 0 पूर्ण संख्या है। तो हमने पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालना सीखा था? किसी भी संख्या में से अगर पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उसमें से 1 घटा देते हैं। तो हमें 1 की पूर्ववर्ती संख्या चाहिए, तो 1 में से क्या करेंगे? 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या कितनी हो गई? 0। और ध्यान दीजिएगा 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक, यह प्रश्न समझ में आ गया आपको? चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में से कितना घटाते हैं? 1। तो यहाँ पर भी 1 घटाएंगे। 13 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो 13 - 1 कर दीजिए, और 13 में से 1 घटता है तो कितना बचता है? 12। चाहे तो आप घटा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला है प्रश्न नंबर 3, हो चुका था अभी। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 4 क्या है इसका? तो प्रश्न नंबर 4 है कि 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताइए।
अभी तक हमसे पूर्ववर्ती पूछ रहा था, तो पूर्ववर्ती में क्या करते थे कि एक घटाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, अनुवर्ती। अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं कि एक जोड़ा जाता है। अनुवर्ती मतलब आगे की, अ से आगे, अनुवर्ती यानी आगे की संख्या। तो आगे की संख्या हम कैसे निकालते हैं, एक जोड़ करके। तो 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, तो 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। समझ में आ गया। पूर्ववर्ती कहेगा तो एक घटाएंगे, अनुवर्ती कहेगा तो एक जोड़ेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कुछ और नियम पहले जानना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अभ्यासों की तरह। तो अब यहाँ पर एक आ रहा है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, यानी क्रम जो हो, क्रम में अंतर हो, ठीक है, एक एक का। ध्यान दीजिएगा, क्रमागत पूर्ण संख्याओं का मतलब हो गया कि एक एक के अंतर में एक निश्चित क्रम से आने वाली संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दे दिया 2, 3, 4। अब 2, 3 और 4 के बीच में अंतर कितने का है, एक एक का है, ठीक है। तो यह क्रमागत संख्याएं हैं। 7, 8, 9, यहाँ पर भी अंतर कितने का है, एक एक का है, तो यह भी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। लेकिन जरा इसको देखिए तो 15, 17, 20, देखो अंतर तो समान है, दो दो का, मगर यह क्रम से नहीं आता है, ठीक है। 15 के बाद 16 आता है, 17 थोड़ी ना आता है। हमें क्रमागत चाहिए, क्रम से आने वाली। अंतर एक एक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतर कितने का है, दो का, तो यह हमारी क्रमागत संख्या है, नहीं होगी, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होता है, एक होता है। अगर अंतर एक नहीं है तो वह क्रमागत नहीं होगा, और अगर अंतर एक है तो वह क्रमागत होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से पेज नंबर 15 पर आपको प्रयास कीजिएगा, सवाल मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे हल होगा। पेज नंबर 15 का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 1 था कि 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। ठीक पहले की, तो हमें 100 से ठीक पहले की निकालना है। तो 100 में से अगर आप बारी बारी से एक एक घटाओगे, तो जब 100 में से आप एक घटाओगे तो कहाँ आ जाएगा, 99 यानी 99। फिर इस 99 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 98, ठीक है। तो समझ में आ गया। 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी, एक 99 और एक 98, क्योंकि इसी तरह से चलता है क्रम, 100, 99 और 98। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है इसी का कि 101 से प्रारंभ होने वाली चार क्रमागत संख्याएं बताइए। अब देखिए, अगर कहता 101 के बाद की चार क्रमागत संख्याएं बताइए, 101 के बाद की, तो हो जाता हमारा 102, 103, 104, 105, ठीक। ये उसके बाद की या आगे की संख्याएं होती। लेकिन यहाँ पर हमें कहा है कि 101 से प्रारंभ होने वाली, यानी जो प्रारंभ कहाँ से हो, 101 से, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली तो 101, एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 102, इसमें भी एक जोड़ेंगे 103, और इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 104, ठीक है। तो 101 से प्रारंभ होने वाले चार क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 101, 102, 103 और 104। अब कहोगे यह आपने क्यों बता दिया, तो यह हमने इसलिए बताया है कि अगर एग्ज़ाम टाइम में या पढ़ाई के समय आपके गुरुजी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, कह दें कि 101 से आगे की चार क्रमागत संख्याएं बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उदाहरण नंबर 3 कि तीन क्रमागत संख्याएं 3, 4, 5 लीजिए। ले लिए आपने। पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़िए, योगफल का आधा कीजिए, उत्तर से बीच वाले संख्या की तुलना कीजिए। तो प्रश्न में जो जो कहा है आप कर दीजिए। क्या कहा था, सबसे पहले तीन क्रमागत संख्याएं 3, 4, 5 लीजिए। चलिए क्रमागत संख्या ले लिया हमने 3, 4, 5। फिर क्या कहा,
पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए। पहली संख्या 3, तीसरी संख्या 5, दोनों को जोड़ दिया हमने, 8 आ गया। फिर क्या कहा था, योगफल का आधा कीजिए। चलो भाई 8 का आधा कर देते हैं, तो कितना आ गया, 4। 8 का आधा कितना आ गया, 4। अब इस उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। तो हमारी बीच वाली संख्या कितनी थी, 4, और जो हमारा उत्तर आया था वह भी कितना आया है, 4। तो दोनों उत्तर बराबर आए कि नहीं आया, ठीक। बस यही हमारा सवाल हल हो गया। अभी इसी पर आगे आपको सवाल मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सेम उसी तरह का सवाल है जो अभी आपने हल किया कि कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लेकर यही क्रिया दोहराइए, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए हम 3 क्रमागत संख्या ले लेते हैं, 7, 8, 9। फिर क्या करना था, पहली और तीसरी का योग करना था। तो पहली 7, तीसरी 9, दोनों का योग कर दिए तो कितना आ गया, 16। आगे क्या करना था, योगफल का आधा कीजिए। 16 का आधा कर दिया हमने, कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसका बीच वाली से तुलना कर दीजिए। बीच वाली में क्या था, 8 ही तो था। तो क्या दोनों बराबर है, जरूर बराबर है, बीच वाली संख्या के बराबर है, ठीक है। अब इसी पर हमारा एक नियम बन जाएगा जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और वह नियम क्या है हमारी, कि अगर हमें 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में जो होती है पहली और तीसरी संख्याओं की योगफल का आधा हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है। तो हमने क्या सीखा कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। याद कर लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया, हमने अभी आपको बताया कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। 2 उदाहरण भी हमने इसका बता दिया था। अब यहाँ से आता है अभ्यास प्रश्न। देखिए जितना अभी तक आपने सीखा उसके आधार पर आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। अभ्यास 2A है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, 0 या 0, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। हमने आपको बताया था कि एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे जिस पे समान दूरी पर चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो वह हमारी एक नंबर लाइन हो जाती है। तो प्रदर्शित करना है, आप इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा, कहीं पर भी मान लीजिएगा यह 0 है। अब समान दूरी पर निशान लगा लीजिएगा, समान दूरी पे, दूरियां बराबर रहें या ध्यान देना है। जब यहाँ पर आपने 0 माना तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो गया। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, तो यही हमने प्रदर्शित कर दिया। और कैसे करना है हमने नीचे आपको बता दिया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं, देखिए जो उदाहरण 2 लगाया है हमने उसी पे सवाल है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल जो है वह 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि अगर पहली और तीसरी का योगफल का हम आधा करते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाती है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग निकालकर उसका आधा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिल जाती है, मध्य की संख्या, दूसरी संख्या यानी बीच की संख्या। तो 28 हमें दिया था पहली और तीसरी का योगफल, इसका आधा कर दिया हमने तो कितना मिल गया, 14। और यही तो था बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या। तो बीच वाली अगर 14 मिल गया तो इसके एक पहले और एक बाद की हम बता सकते हैं। एक पहले की संख्या 13 और एक बाद की संख्या 15। बस हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए 13, 14 और 15, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सवाल हल हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, कहा था 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। हमने पढ़ा था कि पहली और तीसरी का जो योगफल होता है उसका आधा हमेशा दूसरी यानी मध्य वाली संख्या के बराबर होता है। तो योगफल 28 दिया था, हमने उसका आधा किया तो आ गया 14। यह हमारी बीच यानी दूसरी संख्या मिल गई। अब हमें अगर दूसरी संख्या मिल गई बीच की तो उसके एक पहले की निकालना है तो एक घटा देंगे, एक बाद की निकालना है तो एक जोड़ देंगे। तो 14 में से एक घटाओगे तो 13 आ जाएगा
और 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। तो संख्या हो गई 13, 14, 15। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ठीक उसी तरह से यह भी प्रश्न है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, अब इसमें आपको मध्य की संख्या यानी दूसरी संख्या यानी बीच की संख्या दे दिया है 39, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। मध्य की संख्या दे दिया तो एक पहले की संख्या और एक बाद की संख्या निकाल लीजिए। एक पहले की 39 में से 1 घटाएंगे 38 आ जाएगा। एक बाद की 39 में 1 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। तो हमारी संख्या हो गई 38, 39, 40। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से देख लीजिए। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या यानी बीच की संख्या दी गई है 39, तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें उसके एक पहले की निकालना है, एक घटा देंगे 38 आ जाएगा। उसके बाद की निकालना है, एक जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। यह हमारा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। हमने जब आपको चैप्टर शुरू किया था या तभी सबसे पहली लाइन ही इसी पर लिखी गई थी, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो बच्चों यह था पाठ 2 का पहला अभ्यास का प्रश्न। ठीक है, अभी इसका अगला वीडियो भी जल्द ही आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए जो वीडियो हम डालेंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी किताब में, किसी भी विषय में, किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रश्न में या कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए भी आपको वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, लॉकडाउन लगा है, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मस्त रहिए। ठीक, धन्यवाद बच्चों।